होगा राजनीतिक गणित में पास? कौन करेगा देश पे राज? किसका होगा जनता से सरोकार? किस पर करेगी जनता विश्वास? चलेगी किसकी आंधी? होगा किसका सुपड़ा साफ? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम कुर्सी का सरताज, सिर्फ समाचार 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं विवेक गर्गाचार्य, लेकिन आज फिर नया हाजिर कुर्सी का सरताज कौन। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए 4 वरिष्ठ नेता। गुरुदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। राजकुमार रावत बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेंद्र सिंह सिकरवार आरएलडी का पक्ष लिखेंगे, राष्ट्रीय लोकदल का। बहुत स्वागत है चारों मेहमानों का। 5वें हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल भारद्वाज, हमारे संवाददाता। निखिल, बहुत स्वागत है आपका। मधुसूदन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है मधुसूदन शर्मा जी। आप 6 लोगों से, आप 6 के 6 लोगों से हम चर्चा करेंगे 1 घंटे। इस मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर मथुरा का सांसद कैसा हो। रुक करेंगे निखिल भारद्वाज जो सीधे मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आप इनसे बात कीजिएगा और जानिएगा आखिर क्या क्या सोचती हैं सभी पार्टियां। शर्मा जी, तमाम बातें हैं सुरक्षा को लेकर के। महिला सुरक्षा है, बेटियों की तमाम योजना समाजवादी सरकार चलाती है, लेकिन जब बेटी की सुरक्षा की बात आती है तो वो बेटी रात को 8 बजे बाद निकल नहीं पाती है। हम नहीं कह रहे, तमाम वो दर्शक है जिनसे हमने बात की, हमने सर्वे किया। और सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास की बात तो बाद में आएगी। यूपी के अंदर नहीं, सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल क्या है कि सुरक्षा का मुद्दा पिछली सरकार में था, जब स्थिति ये थी कि एक विधायक और जो है कई उस पार्टी के विधायक जेलों में बंद रहे। जो कानून व्यवस्था की स्थिति आपने देखा होगा, कितने घोटालों में आज भी जो है बंद है और उनके ऊपर जो है वो चल रही है। शर्मा जी, राष्ट्रीय चुनाव है, दिल्ली का रास्ता आपको पाना है। पिछली बार आपकी सीटें 20-21, इस बार आपकी सीटें कितनी एक्सपेक्ट करते हैं और वो क्या लगता है कि इतनी सीटों को ला करके केंद्र का रास्ता समाजवादी पार्टी कैसे तय करेगी? हम 65 सीटों से ऊपर उत्तर प्रदेश में से सीट जीत के जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 65 सीटें लाती हुई। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, साथ ही साथ संयोजक भारत युवा मोर्चा के राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी को एक बार जनता ने मौका दिया था, पिछली बार तो आपने पैक्ट कर लिया आरएलडी के साथ। आपको फायदा होता, आप पैक्ट कर लेते हैं, जनता धोखे में रह जाती है। जनता का मानना है जयंत चौधरी दिखे नहीं 5 साल, इसमें गलती आपकी भी है। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है वो देश का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और देश का प्रधानमंत्री हम चुनने जा रहे हैं। चाहे मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र होंगे, बहुजन समाज पार्टी के मित्र होंगे, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के होंगे, सारे लोग दिल्ली में जाकर के कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। केवल ये मौका आपने दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है सरकार बनाने के लिए। ये सब चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के समर्थन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ये तय कर चुकी है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चौधरी जी, इस बात पर तो आपकी जिला इकाई में कई बार फूट निकल कर गया है कि बाहरी प्रत्याशी को हम नहीं आने देंगे, जबकि खुद आप एक लाइन में खड़े हुए थे, टिकट मिलने के सबसे ऊपर आप उम्मीदवार थे। आपका टिकट कट गया क्योंकि आप स्थानीय थे, इसलिए आपका टिकट कटा, या फिर हेमा मालिनी के कद के आगे भाजपा ने एक जाट उम्मीदवार को उतार करके जयंत चौधरी को झटका देना चाहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण का काम राष्ट्रीय चुनाव समिति करती है। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उनका प्रदेश से नाम जाता है और जो आप मानते हैं आपका नाम था ऊपर? आप मानते हैं? मेरा नाम था, पर जो चुनाव समिति ने फैसला कर दिया वो हमारे लिए अंतिम है और हम केवल कमल के फूल के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं और मोदी के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य एमपी एमएलए बनना नहीं, हमारा लक्ष्य देश में सरकार बनाना। किस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और जो आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति आज इस देश के अंदर है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तानी सेना ले जा रही है, चाइना हमारे देश के अंदर कब घुस करके आता है, ऐसा लगता नहीं है सरकार नाम की कोई संस्था हमारे देश में काम कर रही है। आपके समय में कारगिल हुआ, आपके समय में विमान हाईजैक हुआ, आपके समय में संसद पर हमला हुआ, ये क्यों आप भूल जाते हैं? जितने भी युद्ध आज तक पाकिस्तान या चाइना से हुए, केवल कारगिल का एकमात्र युद्ध ऐसा जो हमने जीता और अपनी सीमा के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी। समाजवादी पार्टी से कुछ कहना चाहते हैं? एक बार फिर कैमरामैन से बोलूंगा, उनको दिखाएं क्या आप? कोई युद्ध था ही नहीं, वो युद्ध थोड़ी था,
वो तो हमारे आंख बंद करके बैठे रहे उस समय। आप सीधे सीधे मतलब फौज पर कहीं आरोप तो नहीं लगा रहे कि आंख बंद? फौज पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, इनके ऊपर ही आरोप लगाऊंगा। ये लोग जो है चुप बैठे रहे, इनकी सरकार चुप आंख बंद करके बैठी रही। दुश्मन जो है यहाँ तक आता रहा, इनको पता ही नहीं लगा महीनों तक कि हो क्या रहा है हमारे देश की सीमाओं पे। चलिए, तमाम पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस बीच में बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि व विधायक राजकुमार रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, मथुरा की सीट पर योगेश द्विवेदी जी कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितनी आपको चुनौती लगती है उनके सामने, और मुख्य विपक्ष आप किसको मानते हैं इस समय मथुरा की संसदीय सीट पर? मथुरा के संसदीय सीट का जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे मुकाबला मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी की राष्ट्रीय लोकदल कहीं मुकाबले में नहीं है। उसका कारण है कि जो वर्तमान सांसद प्रत्याशी चौधरी जयंत जी हैं, पूरे 4.5 साल 5 साल जनता के मुद्दों से, जनता के हितों से नदारद रहे। जिले में कभी वो आए नहीं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। जनता उनके वादों से ऊब चुकी है। उन्होंने वादे किए कि मैं सड़क बनवाऊंगा, पुल बनवाऊंगा, मैं तमाम तरह की व्यवस्थाएं करूंगा, कोई काम उन्होंने ऐसा कोई भी रचनात्मक कार्य उन्होंने जिले में नहीं किया जिससे कि आज वो ये कह सके कि मैंने ये काम किया। विधायक जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई। मेरा सवाल ये था, योगेश द्विवेदी को क्यों चुना जाए? योगेश द्विवेदी को यूं चुना जाए कि हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने 5 साल के कुशल नेतृत्व में उन्होंने जो प्रदेश की जनता को जो सुशासन दिया, जो काम किए, जो विकास का, और जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे उन 5 सालों में? हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचारी जो लोग, चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? मायावती जी का 5 साल शासन रहा, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कहना है भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ हुआ, जो कि एक राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल तो हम भी तो राष्ट्रीय दल के ही है, बहुजन समाज पार्टी भी तो राष्ट्रीय दल है। असल बात यह है कि विरोधियों को काम तो ये कहना, उंगली उठाना है। अपनी तरफ तो दिखता रहे उन्हें कि अपनी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं दे सकते। आज गुजरात में नरेंद्र मोदी का हल्ला मचाया जा रहा है, वहां के किसान भूखमरी मर रहे हैं, वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां के किसान ये तो आप अरविंद केजरीवाल के बोल रहे हैं इस समय विधायक जी। आम जनता के बोल रहा हूं। ये जनता की बात है, जनता सबक सिखा देगी। जो जनता के जो गुब्बारा बन रहा है मोदी मोदी, कोई मोदी फैक्टर नहीं जनता के बीच में। इस बीच ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि व राष्ट्रीय लोकदल के मथुरा से जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार जी। सिकरवार जी, राष्ट्रीय से आप सिकुड़े प्रदेश पर, प्रदेश से आप सिकुड़े मंडल में, अब आपकी सिर्फ 8 सीटें हैं। तो बताइए, केंद्रीय नेतृत्व, आप इतनी कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और चौधरी अजीत सिंह बोल रहे हैं केंद्र में सरकार बनाएंगे। जनता क्या सोचे, इतनी कम सीटों पर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? कौन सा जादू है सर? देखिए, हम यूपीए के घटक दल हैं और यूपीए में शामिल होकर चौधरी अजीत सिंह ने जो काम कराए हैं, आप आगे साइड से जाना, आप यूपीए में शामिल होकर जो काम कराए हैं और 5 साल में जो चौधरी जयंत जी ने अपना परिचय दिया है, उनकी जो निधि मिली उसमें हिंदुस्तान में टॉप सांसद रहे। एक ईमानदारी का 1 नया पैसा रिश्वत नहीं ली, कोई कमीशन नहीं लिया। जितने भी एमएलए एमपी हैं वो सब दूसरे दलों पे तो सिकंजा कसेंगे, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे कि वो क्या है। चित्रा, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, ये जो सिकुड़ता हुआ आपकी पार्टी का दायरा है, बताने जा रहा हूं। हमारी पार्टी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूरों की पार्टी रही है। चौधरी चरण सिंह के जमाने को छोड़ दीजिए, उनका जमाना वो था जो सभी जातियों को लेकर चलते थे। आज जो समय आ गया है वो जातिवादी पे राजनीति आ गई है। तो जातिवाद में उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही जातियां बढ़ी हैं। आपके पास 2 चेहरों के अलावा तीसरा चेहरा नहीं है। चौधरी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी, इसके अलावा तीसरा चेहरा आप बता दीजिए पार्टी के अंदर। क्यों हमारे पास चेहरे क्यों नहीं है? हमारे पास में, चलिए आप यही मान लीजिए, लेकिन अभी हमारे ठाकुर अमर सिंह जी आए हैं, उसमें जयप्रदा आई है। अमर सिंह जी का कद था एक समय में, मान सकते हैं मुलायम सिंह जी के वो साथ थे। इस समय वो समाजवादी पार्टी से नाता खो चुके, कई सालों से देखते रहे कोई दल उन्हें बुलाए। आपने जरूरत महसूस करी, एक आप नेता को लेकर के आए, लेकिन वो राष्ट्रीय कद हम उसको नहीं मान सकते। हम तो आपको एक ही बात बताएंगे कि हमारे नेता ईमानदार नेता है, सच्चे नेता हैं और उनकी वर्दी पर आज तक एक दाग नहीं है।
और ये ईमानदारी पे ही जीतेंगे और ईमानदारी पे बात करें ईमानदारी की तमाम नेता बोलते हुए बात ईमानदारी की चल रही है। बहुजन समाज पार्टी से बैठे हैं, भ्रष्टाचार हुए सरकार में। भारतीय जनता पार्टी से बैठे हैं, जनता ने इनको नकारा, यूपीओ को लेके आए। राष्ट्रीय लोकदल से बैठे हैं, लगातार सिकुड़ते रहे, मंडलों की राजनीति में आते हैं, लेकिन अब भी नेता ईमानदार है। आप समाजवादी पार्टी से बैठे हैं, जनता ने भरोसा किया, लेकिन शासन आने के बाद जनता के वादे भूल गए। लैपटॉप तो बांटे, बेटियों की योजना चाहिए, लेकिन बेटियों को भूल गए। बेटियां असुरक्षित है शर्मा जी, मुद्दा ये है। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, कन्या विद्याधन जैसी योजना। बेटी विद्याधन लेके क्या करेगी जो घर से 8 बजे बाद निकल ना पाए, उस धन को खर्च ही ना कर पाए। देखिए, एक हमने जो है टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यदि किसी महिला के ऊपर। वो टोल फ्री नंबर लगता नहीं है। नहीं लगता, लगाइए, अभी भी लगेगा आपका। गम से आप लगा सकते हो नंबर मेरे पास इस समय। चलिए ठीक है, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, वो भी लगेगा। दूसरी बात एक कह रहा हूं, एक मैं जो बहुत बात कह रहा हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी मोदी की हवा एक हल्ला मचाया हुआ है। तो आप मुलायम सिंह जी की हवा दिखा दीजिए ना, दूसरे की हवा। मेरी इसकी बात की एक बार पूरा बात हो जानी बात के। देखिए, हवा थी 1977 में जनता पार्टी की। इस तरह की हवा यदि इनकी होती तो ये दूसरे दल के लोगों को तोड़ तोड़ के जो का टिकट नहीं देते। अभी आपने गाजियाबाद में देखा होगा, कांग्रेस के एक भरे हुए प्रत्याशी को तोड़ के अपने पास में ला लिया। आपने जो का फिल्मी स्टारों को यहां पे नहीं लेके आते। 1977 में आप ध्यान कीजिए, नेता चुनाव लड़े थे और बिना पैसों के किसी को भी चुनाव लड़ा। 85 की 85 सीट उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की आई थी। अब इनकी हवा है, ये हवा कहोगे, मीडिया इनके साथ है पूरी तरह से। फिर भी आप जो सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया किसके साथ है? मीडिया आम आदमी पार्टी के साथ है, मीडिया बीजेपी के साथ है, मीडिया कांग्रेस के साथ है, मीडिया सपा के साथ है, मीडिया बसपा के साथ है। मीडिया को यह तय कराने वाले शायद नेता ही हो गए कि क्या मीडिया को करना चाहिए। अगर आपके सुर में सुर मीडिया मिलाए तो मीडिया अच्छा है, अगर अखिलेश सरकार की खामियां मीडिया दिखाए तो मीडिया बुरा है। दिखाइए, अच्छाई भी तो दिखाइए। क्या अच्छा कर दिया अखिलेश यादव जी ने? बात सुरक्षा की, शर्मा जी, बात सुरक्षा की। ये मेरी अच्छाई समझिए। किसानों को मुफ्त पानी दिया, किसानों को बीमा जो 1 लाख का था 5 लाख बढ़ा के दिया। इसमें विकास के कार्य में सड़कें बन रही हैं। पिछली सरकारों की आप देखिए कि एक ईंट कहीं नहीं लगी, और आज केवल पत्थरों की मूर्तियों पर जो का पैसा। पत्थर की मूर्ति की शर्मा जी अगर बात करें तो पिछली सरकार जब आपकी आई, पत्थर की मूर्ति तोड़ी गई और आपके तो हाथ पैर फूल गए, आपने वो मूर्ति दोबारा लगवाई। इसका मतलब आपको खौफ है, आपको पता है कानून व्यवस्था आपके हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि कानून व्यवस्था में आपके डीजीपी स्वयं कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं। अमरीश चंद्र शर्मा जी खुद ये बयान थे। अमरीश चंद्र शर्मा जी क्या कहते हैं ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहता हूं कानून व्यवस्था ऐसी आप जो कह रहे हैं। इस समय एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे इन 4 पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ जो कि हमारे साथ मौजूद है, और तमाम चर्चा रहेगी मथुरा की सीट को लेकर के। कृष्ण नगरी मथुरा जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक धार्मिक नगरी है, लेकिन इसको अभी तक धार्मिक नगरी और एक टूरिस्ट प्लेस घोषित नहीं किया गया। 4 पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव 2014, कौन होगा कुर्सी का सरताज? किसका होगा पीएम आवास? कौन होगा राजनीतिक गणित में पास? कौन करेगा देश पे राज? किसका होगा जनता से सरोकार? किस पर करेगी जनता विश्वास? चलेगी किसकी आंधी? होगा किसका सुपड़ा साफ? करेंगे बात आज मथुरा के चुनावी अखाड़े की। क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या यमुना शुद्धिकरण मुद्दा रहेगा हावी, या जनता की आवाज रहेगी सब पर भारी? क्या रहेंगे भावनात्मक मुद्दे हावी, या फिर चलेगी मोदी की आंधी? क्या साइकिल खोल पाएगी अपना खाता? क्या मुंबई से आई हेमा को अपनाएगी जनता सारी? क्या अखिलेश के वादे कर पाएंगे जनता को आश्वस्त? क्या चल पाएगा जयंत का जादू, या केजरीवाल की चलेगी झाड़ू? क्या चलेगा आरएलडी का जादू, या रहेगी माया की सोशल नेटवर्किंग हावी? या रहेगा मुकाबला 2 केंद्रीय राजनीतिक दलों में? देखते हैं कौन होगा मथुरा की सीट पर काफिज। देखिए हमारे साथ कुर्सी का सरताज। हमें दीजिए
ये लीजिए वोट हमें दीजिए। अरे ये लीजिए वोट हमें दीजिए। कोई प्रलोभन नहीं चलेगा, वोट देंगे हम अपनी समझ से। हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता। न भय से, न डर से, न प्रलोभन से, वोट देंगे अपनी समझ से। इसका रंग है चेहरे पे और शोर धड़कनों में, फिजा है सांसों में और जिंदगी रगों में। मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली है मुझ में, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। दिल की आवाज पर, अपने हक के साज पर, सर को उठाकर, खुद पे नाज कर, ताकत दिखाकर, हर गली नुक्कड़ से सब यही कहेंगे, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। दिल्ली यही तो है घर अपना, दिल्ली यही तो है सुंदर सपना, यही निशान है पहचान, यही निशान दिल्ली की शान। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। मेरा वोट मेरी पहचान। लोकसभा चुनाव 2014, कौन होगा कुर्सी का सरताज, किसका होगा पीएम आवाज, कौन होगा राजनीतिक गणित में पास, कौन करेगा देश पे राज, किसका होगा जनता से सरोकार, किस पर करेगी जनता विश्वास, चलेगी किसकी आंधी, होगा किसका सुपड़ा साफ। करेंगे बात आज मथुरा के चुनावी अखाड़े की। क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या यमुना शुद्धिकरण मुद्दा रहेगा हावी, या जनता की आवाज रहेगी सब पर भारी? क्या रहेंगे भावनात्मक मुद्दे हावी, या फिर चलेगी मोदी की आंधी? क्या साइकिल खोल पाएगी अपना खाता? क्या मुंबई से आई हेमा को अपनाएगी जनता सारी? क्या अखिलेश के वादे कर पाएंगे जनता को आश्वस्त? क्या चल पाएगा जयंत का जादू, या केजरीवाल की चलेगी झाड़ू? क्या चलेगा आरएलडी का जादू, या रहेगी माया की सोशल नेटवर्किंग हावी, या रहेगा मुकाबला दो केंद्रीय राजनीतिक दलों में? देखते हैं कौन होगा मथुरा की सीट पर काबिज। देखिए हमारे साथ कुर्सी का सरताज। 5 साल में एक लोकसभा प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, अब आखिर कैसे चुनाव फाइट करेगी भाई? 5 साल आपको मिले और आचार संहिता के आसपास आप इस मुद्दे को निकाल करके ला रहे हैं। क्यों ना माना जाए कि जातिगत समीकरण को लेकर के आरएलडी चल रही है, क्योंकि उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है। मथुरा के विकास की अगर आप बात करोगे, जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जनता का कहना था जयंत चौधरी 5 साल मथुरा में जीते लेकिन नहीं रहे, इस पर आप बात कीजिए ना। मैं आपको बता दूं कि जो सांसद चुने जाते हैं वो एक संसद में कानून बनाने का काम करते हैं, न कि सड़कों का काम करते हो। उनकी निधि मिलती है सांसदों को, सुन रहे हैं आप, पूरी बात सुन रहे हैं, निधि मिलती है, निधि का उन्होंने एक एक नया पैसा खर्च किया है, सुन लीजिए। और सड़कें जो बनाने का काम होता है उत्तर प्रदेश सरकार का होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले से एक वो दुश्मनी बांध रखी है,
आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। 4, 4.5, पौने 5 साल आप साइलेंट रहे। जाट आरक्षण की बात आपने क्यों नहीं की? अगर की तो 5 साल में कांग्रेस पर दबाव बना करके आप इस आरक्षण को क्यों नहीं ला पाए? अगर आना था तो आपने एयरपोर्टों की बात की, हवाई अड्डों में ऐसा लगा कि मथुरा का जो भक्त है सीधे मथुरा में उतरेगा और मथुरा से उड़ जाएगा, लेकिन उसके सपने ही आपने उड़ा दिए। देखिए हमारी बात सुनिए, जाट आरक्षण की भी बात हुई, यमुना प्रदूषण की भी बात हुई, हवाई अड्डे की भी बात हुई, और एनसीआर, मथुरा को एनसीआर में शामिल किया जाए ये भी बात रखी चौधरी साहब ने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी साथ नहीं दिया। इनकी सारी रिपोर्ट है, चाहे जमीन की रिपोर्ट है, विवेक साफ तौर पर यहाँ बात आ रही है कि सरकारों ने सरकार का साथ नहीं दिया। सरकार खुद सत्ता में थे, लेकिन सरकार को जरूरत थी दूसरी सरकारों से मदद की। ये आंकड़ा हमारी समझ से बाहर है। जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। 2 साल तक आपका कार्यकाल बीता, क्या कुछ आपने नया कर दिया यूपी की जनता के लिए, या आपके जो तमाम कोर वोटर हैं जिनका नारा था कि क्या नारा था? धरती पुत्र मुलायम सिंह। धरती पुत्र मुलायम सिंह। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के सुपुत्र ने क्या इन 2 सालों में नया किया जो बहुजन समाज पार्टी जो पहले नहीं कर पाई थी? पूरे हिंदुस्तान में आप यूपी की बात कीजिए ना। उत्तर प्रदेश पहला देश है जी जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जी, कन्याओं को कन्या विद्याधन योजना जो बंद कर दी थी पहले मुलायम सिंह ने चालू की थी, उसको 20,000 से 30,000 किया, और बड़े बेटियां लैपटॉप वितरण किया, जिस समय लैपटॉप वितरण का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था, आपको ध्यान होगा। लैपटॉप या लॉलीपॉप? नहीं, लॉलीपॉप में लैपटॉप दिया है, उन गरीब आदमियों के हाथ में पहुंचा है जिनके हसरत रहा करती थी। और जिस गांव में लाइट नहीं है वहां भी लैपटॉप पहुंच गया। नहीं, गांव में लाइट भी है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लैपटॉप निकल करके बाजार में आ गए। 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, लास्ट quickquote.com एक नेट की वेबसाइट है शर्मा जी, आपके पास इंटरनेट हो, आप अभी खोल सकते हैं। उस पर 90% हिंदुस्तान में लैपटॉप बिक रहे हैं। .com पे 90% जो हिंदुस्तान में लैपटॉप बिक रहे हैं वो वही लैपटॉप है जो मुलायम सिंह के सुपुत्र ने लोगों के हाथ में दिए, क्योंकि उनके गांव में लाइट नहीं है। मेरी मंशा ये थी उन बच्चों के पास लैपटॉप पहुंचाने की, उसका कितना दुरुपयोग वो कर रहे हैं। जो दुरुपयोग हो रहा है, हमारी मंशा, हमारी ईमानदारी पे शक नहीं कर सकते आप। अच्छा, मुख्यमंत्री की चलिए लैपटॉप आपने बांटा, बहुत अच्छा काम किया। लूट, बलात्कार, डकैती, तमाम ऐसी जो आपके प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के चुनाव जीतेंगे क्या? उससे पहले हमारी सरकार से पहले कितनी हो रही थी वो देखिए। बलात्कार के विवेक जी सीधे तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार में हुआ था वो भी तो एक क्राइम था, आप उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के आप सारे क्राइम देख रहे हैं। विवेक जी, मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, राजकुमार रावत जी, उनके पास जाना चाहूंगा। रावत जी, सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर कि आपकी पार्टी में क्या कुछ नहीं हुआ। हमारी पार्टी की ये बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दल था। ये समाजवादी पार्टी तो चाचा ताऊ भतीजे की पार्टी है, 5.5 मुख्यमंत्री है, तो उसमें यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगा क्या नहीं होगा। आज बहुजन समाज पार्टी में चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अगर था, अगर कानून को तोड़ता था तो उसका ये जगह जेल खाने में होती थी। और आज कानून तोड़ने वाला वह जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। मान लिया इनसे गलतियां हुई, लेकिन आपने जनता के पैसे के तमाम हाथी लगा दिए, तमाम पार्क बनवा दिए, इसकी जगह गरीबों के घर बन गए होते, किसी कन्या की शादी हो गई होती, या तमाम प्रदेश में कार्य हो गए थे, जो जिस गांव में लाइट नहीं पहुंची है वहां लाइट पहुंच गई होती, वो ज्यादा अच्छा होता, शायद आप सत्ता में बने रहते। और मेरी बात पूरी काटना मत, पूरी बात सुनना। आपने ये बात कही है तो उस बात का आपका जवाब दूंगा। हमारी पार्टी ने पत्थर के हाथी और जो लगवाए उन जगह पर लगे जहां पर के कभी एक भयंकर वहां से रास्ता निकला नहीं जाता था। एक भयंकर कूड़ेदान थे लखनऊ के, जो चौराहे को ले लो आप, जो गोमती के किनारे पे है, वह भयंकर कूड़ेदान था। शहर का, पूरे लखनऊ का मलबा वहां पड़ता था, और उसको आज इस तरह से सजाया संवारा गया है कि विदेशी लोग वहां आकर के, सैलानी लोग वहां आकर के पर्यटक स्थल बना, एक बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट बना। तमाम प्रदेश में उस जगह पर आकर के शूटिंग हो रही है, जिससे वहां का राजस्व बढ़ रहा है। प्रदेश में उस जगह पे स्थान पर शूटिंग हो रही है, फिल्मों की शूटिंग फिल्माई जा रही है, इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ा, हजारों लोगों को रोजगार मिला। उस जगह पर यह बनाई गई तो कितनी खूबसूरती करने का काम किया, जो कि बिल्कुल बेकार जगह थी। रावत जी, तमाम उपलब्धियां आपने गिनाई, इस 5 साल में आपकी मेजोरिटी की सरकार रही,
निखिल मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा। राजकुमार रावत हैं बसपा विधायक जो बसपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे ये पूछिएगा पिछले 5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा को क्या दिया, कितनी इंडस्ट्री दी, कितने रोजगार दिए। निखिल पूछेगा इनसे। कितनी इंडस्ट्रियां आपने लगा दी, कितने रोजगार आपने दे दिए, पार्कों को हटा दीजिए, हाथियों को हटा दीजिए, एक पर्यावरण की बात की जाए, चलिए हम मान लेते हैं वो काम ठीक था, लेकिन रोजगार जिससे आदमी का घर चलता है, जिससे आदमी की गृहस्थी चलती है, कितनी इंडस्ट्री आपने लखनऊ में लगा दी या कितनी इंडस्ट्री आपने आगरा मंडल में लगा दी, उसका आप जवाब दीजिए। बैकलॉग के माध्यम से प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। लाखों लोगों को पुलिस की भर्ती कराने का, इसमें आज देश नहीं पूरे विदेश के लोग भी इस बात को बहन कुमारी मायावती जी की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि वास्तव में पुलिस भर्ती जो होने का काम हुआ वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुआ, लेकिन ये ईमानदारी से और जो काम हुआ कि उसमें आज तक ऐसा कभी देश में कैसी भर्ती नहीं हुई जिस तरह से लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। राजेश जी, ईमानदारी से काम हुआ और ऐसी भर्ती इतिहास रच गई, ऐसी भर्ती हुई क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, सब जनता को ठगने का काम करते हैं। अभी मेरे राष्ट्रीय लोकदल के मित्र कह रहे थे कि इन्होंने किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हित में काम किया और बीजेपी को धोखा देकर के कांग्रेस में चले गए। यदि ये कृषि मंत्रालय के मंत्री बनते तो बात समझ में आती, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री बनते तो बात समझ में आती, भूतल परिवहन मंत्रालय होता या गरीब किसान से संबंधित कोई भी मंत्रालय होता, श्रम मंत्रालय होता तो समझ में आती गरीबों के लिए कुछ करेंगे। अब जहाज मंत्रालय लेकर के, उड्डयन मंत्रालय लेकर के किसान का कौन सा भला करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी ना कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, ये तो उनका मामला है, उनको तय करने दीजिए किसका मंत्रालय कहाँ जाना है। किसानों की राजनीति करने वाले लोग जो किसानों को धोखा दे रहे हैं, किसान हवाई जहाज में, आप ये क्यों नहीं सोचते किसान हवाई जहाज में भी तो घूम सकता है ना। और 5 साल पहले इस ब्रज की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था जयंत चौधरी ने, दोबारा आ गए और 5 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो अगले 5 साल क्या करेंगे? मंडी लगेगी वहां संसद के अंदर। जी लेकिन भाजपा से मेरा सवाल है, 5 साल में एक लोकसभा प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई भाजपा, अब आखिर कैसे चुनाव फाइट करेगी भाई? आप 5 साल में स्थानीय लोकसभा प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए, क्या माना जाए? बाहर से एक पैराशूट से प्रत्याशी आता है, मथुरा की जनता पर थोप दिया जाता है, ऐसा कहना खुद आपके कुछ कार्यकर्ताओं को था। हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है कुछ जो आपके कार्यकर्ता मानते हमारी मेहनत बेकार रही, बाहर से लाकर के प्रत्याशी थोप दिया गया। क्या माना जाए? जयंत चौधरी से सारी जिला इकाई डर गई। भारतीय जनता पार्टी एक कैडरलेस पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ये बात आपके रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं कह सकता। कोई सामान्य आदमी होगा या बीजेपी का कोई विरोधी रहा होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पूरा देश तो अपना है ना भाई, कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब हेमा मालिनी जी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की है ना, वो तो पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया उनको जानती है। ब्रज से उनका लगाव है, मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए कुछ करना चाहती है। 2 महीने में ही ब्रज से लगाव क्यों निकल के आया? पिछले बार जब वो राज्यसभा की सदस्य रही, राज्यसभा सांसद निधि पूरी उन्होंने ब्रज के ऊपर खर्च की। वृंदावन में काम किया, गोवर्धन में काम किया, नंदगाम में काम किया, बरसाने में काम किया। गोवर्धन के विधायक राजेश जी हमारे साथ हैं, वो गोवर्धन के विधायक है, प्रेजेंट में गोवर्धन के विधायक है, घूमे होंगे, कुछ तो आपने विकास देखा होगा। हेमा मालिनी जी ने कितनी बार सड़कें बनवा? गोवर्धन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी काम नहीं कराया, किसी भी तरह का कोई काम नहीं कराया। वहाँ कोई एक संस्था है, उस संस्था ने कोई एक गौशाला के लिए रोड जो वृंदावन में है उसके लिए कोई रोड बनी है, वो पता नहीं दीनानाथ जी के से बनी है या हेमा मालिनी जी के से बनी है, वो तो पता होना चाहिए ना, आप विधायक है। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में हेमा मालिनी जी की सांसद निधि का कोई एक पैसा नहीं लगा है, वो बता दें, नाम लेकर के बता दें। तो आपने देखा तमाम यहाँ नेता हैं, एक दूसरे के विकास हो या कार्य हो उनकी सराहना तो खैर नेता आपस में कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार की तरफ से प्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की, हमने आरएलडी से भी बात की। गुरुदेव शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनके पास आते हैं। शर्मा जी बताइए। 2 बात पूछूंगा। एक जो है आरएलडी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्होंने अभी बात की थी, उड्डयन मंत्रालय इनके पास था, एक पवन सेवा वृंदावन में चालू की और वो बंद हो गई, और पता नहीं क्यों बंद कर दी। वैसे तो जो ठेका लेते हैं कि भैया हम जो आपने तो एयरपोर्ट की जगह ही वो मुहैया नहीं कराई। पवन हंस की बैकर हेलीकॉप्टर, आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, मैं एक लेवल आगे मैं शर्मा जी एक लेवल आगे आके एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। आपने अच्छा जमीन ही ले रहे हैं,
ये तो बेकार में खाम का ड्रामा कर। दूसरी बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जी ने, उन्होंने कही है हेमा मालिनी के मानने, ये राज्यसभा की सदस्य नहीं, आप उठा के ले दिए। एक क्वेश्चन पूरे 5-6 वर्ष में इन्होंने किया हो तो बता दें, एक प्रश्न पूरे राज्यसभा में एक उठाया हो कोई मुद्दा। तो सिकरवार जी, विवेक जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिकरवार राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से प्रतिनिधि हैं। बताइए सिकरवार जी, कहाँ कमियां रही, क्यों जैन से जनता खफा सी दिखती है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, कहने को तो अपनी अपनी सभी कह रहे हैं, लेकिन जनता जब भी जयंती जी के साथ में थी, आज भी जयंती जी के साथ में, और किसान और मजदूर और छोटा व्यापारी, ये सब के सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में। और रही बात उसकी जो कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों पे तो हर बार कह देते हैं कि हमारे साथ में ये किया वो किया। इन लोगों पर ना तो कोई प्रत्याशी यहाँ का पैदा हुआ और ना होगा। इन पर एक एमएलए तक पैदा नहीं हुआ, एक एमपी तक पैदा नहीं हुआ। आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए। बोला हमारे माननीय जयंत चौधरी अजीत सिंह उसमें उड्डयन मंत्रालय मिला, ये केंद्र सरकार के ऊपर है, उनके पास में कौन सा मंत्रालय देने के लिए, कौन सा नहीं है। उन्हें कोई भी मंत्रालय मिला, लेकिन उन्होंने वहां भी वकालत जो की किसान और मजदूरों की मथुरा में सबसे पहले हेलीकॉप्टर चालू किया। उसके बाद में मैं पढ़े लिखा। हेलीकॉप्टर कितने दिन चला, कितना आपने व्यापार किया, कितने लोगों तक वो सूचना पहुंची? पता ये चला कि हेलीकॉप्टर एक बार तोड़ा लेकिन दोबारा शायद वापस नहीं आ पाया, और अगर वापस आया, जी निखिल, राजेंद्र सिंह सिकरवार को रोकिएगा, उनसे पूछिएगा क्या किसान हेलीकॉप्टर में चलता है क्या महाराज? किसानों के लिए आपने क्या किया? आपने कितने दिन हेलीकॉप्टर में यात्राएं की? किस किसान की हेलीकॉप्टर में यात्रा की? बात किसानों के फायदे की है। किसान क्या उस हेलीकॉप्टर में दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली से वापस आएगा? बात किसानों के विकास की है। हेलीकॉप्टर आपने चलाया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कितने दिन चला, ये बड़ा सवाल है राजेंद्र सिकरवार जी। देखिए, हेलीकॉप्टर के लिए सवारी जब तक दिल्ली चला और जब सवारियां बंद हुई उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में ये बताना चाह रहा था, पढ़े लिखों की बात है, ऐसे भी है कि हर आदमी कहते, हर आदमी जानता है कानून को कि केंद्र सरकार कोई भी प्रस्ताव पास करती है तो स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव मांगती है। जमीन यहाँ से मथुरा जिले से डीएम से पूरी सर्वे होके, पैमाइश होके और सब स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी गई थी। केंद्र सरकार से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और सरकार है जो आपकी बात सुनेगी। आप खुद मंत्रालय में थे, आपके पास सारे रिसोर्सेज थे। उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो मथुरा में या तो एयरपोर्ट की बात निकल करके नहीं आती, अगर बात निकल करके आई तो एयरपोर्ट बनना चाहिए था। 5 साल आप रहे, सत्ता में रहे, सत्ता का भागीदार। बता रहा हूँ, पूरा गाँव में देते हो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव करके भेजती है, उस जमीन को भेजती है रिकमेंड करके, और डीएम ने यहां से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भेजा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जमीन वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं भेजी, जिससे कि वो बन जाता है एयरपोर्ट। जी, आज आप विकास के दावे कर रहे हैं राजेंद्र सिंह सिकरवार साहब, पिछले 10 साल में आरएलडी सत्ता में रही, आरएलडी सरकार के साथ रही, तब क्या कर दिया आपने? सिकरवार जी, 10 साल में जब विकास नहीं हो पाए, तमाम किसानों की शिकायतें रही, उसके बाद आप फिर अगले 5 सालों के लिए मैदान में हैं। जनता आखिर कितने साल देखेगी? एक सदी बीत गई सिकरवार जी। जनता ने 5 साल देखा है और जनता चाहती है कि हम जिंदगी भर इनको ही रखें, क्योंकि जो उन्होंने ईमानदारी का और अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी से हमारे पास है, जिंदगी भर जनता चाहती है कि मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल का ही आपको तो हट जाना चाहिए। ऐसा है, ये तो उनके ख्याली पुलाव है। ये तो उनके जैसे कि एक कहते हैं ना कि सपने में आदमी देखता है कि पूरा हिंदुस्तान का बादशाह था और अब कुछ नहीं हूं, मतलब है आँख खुलने के बाद। ऐसा ही इनके सपने की तरह जब ये 24 तारीख को वोट पड़ेंगे, उनके बाद इनकी जब नेत्र खुलेंगे तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहाँ था और कहाँ हूँ। मेरी बात यह है, इन्होंने अभी जाट आरक्षण की बात कही, मेरी बात पूरी होने देना आप। तत्कालीन राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में ये जाट आरक्षण हमारे वर्तमान में जो है लक्ष्मीनारायण जी मंत्री जो है, हमारी पार्टी के नेता है, पूर्व कृषि मंत्री जी हैं, उनकी पहल पर, उनकी अगुवाई में राम प्रकाश गुप्ता जी ने प्रदेश में जाटों को पिछड़े में लेकर के आरक्षण दिलवाने का काम किया था। और उसके बाद जब वो परिहार और एसपी से परिहार और इन लोगों ने वहां दिल्ली में जाकर के दिल्ली का पानी बंद करने का काम किया था, उस समय पर भी सबसे पहले हमारी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जाटों को आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया था। हम बहुजन समाज पार्टी की पहल पर जाटों को आरक्षण देने की बात संसद तक पहुंची, उसके सबसे पहले सूत्र विवेक
राजकुमार रावत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप वो रटे रटाए बसपा सुप्रीमो के भाषण ना दोहराइएगा, आप कुछ अपनी तरफ से बोलिएगा। मथुरा के लिए क्या खास करेगा आपका प्रत्याशी, क्या बहुजन समाज पार्टी करेगी, आप वो बताइएगा हमें। आपके ऐसा लगता है कि आपके यहाँ कुछ लाइनें तय कर ली जाती हैं, ऊपर वाले पैनल से लेकर नीचे वाले लोग सब एक ही लाइनों को बोलते हैं। आप अपने विचार बताइए, मथुरा की बात को रखिए। ये जो आपने बातें कही है, हम बहन कुमारी मायावती को तमाम दिनों से चैनल पर बोलते सुन रहे हैं, लगातार गिनी चुनी उनकी लाइनें, सोशल नेटवर्किंग की वो बात करती है, तमाम बातें करती है। बात यहाँ रावत जी मथुरा की चल रही है, मथुरा की जनता आपको देख रही है, आपका प्रतिनिधि क्यों चुना जाए? यमुना शुद्धिकरण मुद्दा आपकी पार्टी में कहां स्टैंड करता है? सुरक्षा आपकी पार्टी में कहां स्टैंड करती है? बात इसकी चल रही है, पास्ट की बात नहीं चल रही। देखिए मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पूरे साल जब हमारी सरकार रही, तो सरकार में जब हम गोकुल विधानसभा से विधायक थे, तो वहां पर सबसे पिछड़ा इलाका हमारा विधानसभा का इस जनपद का बलदेव का माना जाता है। उस बलदेव के इलाके में हमने यमुना पर चुरमरा और कंजौली घाट 2-2 पुल निर्माण कराए, जो कि उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। उसके बाद महावन को तहसील का महावन तहसील बनवाई, उससे चहुमुखी विकास हुआ। राया में किसानों के लिए मंडी बनवाने का काम किया, उससे विकास हुआ। महावन में सुरक्षा के लिए थाना बनवाया। रावत जी, यमुना पल्ली पार से आप उस समय विधायक थे जी। आपके पहले कार्यकाल में जब आप गोकुल से विधायक थे, तब एक लक्ष्मी नगर रोड बना था, लक्ष्मी नगर से बलदेव तक के लिए। महाराज कितने दिन चला वो रोड? जी रावत जी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मथुरा से आपकी पल्ली पार से रोड बनी थी, आपको ध्यान है? कौन सी रोड? मथुरा पल्ली पार से एक रोड बन करके आई थी, गोकुल पे रोड बनी थी शायद, लक्ष्मी नगर से। जी बिल्कुल जी, वो रोड जी पैनल से सब गड्ढे हुए थे। और उसके बाद मैं तो एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर बसपा शासन इतना ही अच्छा था और इतना ही बढ़िया भ्रष्टाचार था, तो फिर उड़ से पलट के सपा क्यों आई? उसके भ्रष्टाचार से परेशान होकर क्यों आ गए? आप क्यों सत्ता में आगे? सिकरवार जी का सवाल है। आपको यही बता दिया उन्होंने कि जितना भ्रष्टाचार उस समय व्याप्त था, आप खुल के आ रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी में भ्रष्टाचार की बात को अलग हटा दे, बात अनुशासन की करे, तब बेटियां शायद ये नहीं सोचती थी कि 8 बजे बाद मुझे घर से निकलना नहीं। सीटू प्रकरण क्या था? सीटू प्रकरण बांधा का कौन गया था उसमें जेल? वो महिला ही थी, वो बेचारी बच्ची थी। वहां आप ये कह रहे हैं, मैं 2-4 नाम और बता दूंगा, मेरे पास तो पूरी लिस्ट फहरिस्त पड़ी है, और आप देखेंगे तो आपके पास ही फहरिस्त होगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार इस समय काम कर रही है, और एक देखिए कि एक अपंग बच्चा पैदा हो और वो आपको मिले, अब उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगता है। अब उसको अपंग बच्चे को ठीक करने में आपने जी बिजली का बकाया जी। गुरुदेव शर्मा जी, अभी 2 साल में आपका बच्चा अपंग हुआ है महाराज, कब तक आपका बच्चा ठीक होगा भाई? जी चलिए, मान लिया आप सवाल सुन लीजिए पैनल का। मान लिया कि अपंग बच्चे के साथ आपको 1-2 साल लग रहे हैं जी। अब अगर बच्चा ही अपंग है, तो अनुशासन कहां चला गया? वो बच्चा फिर इतना, ये जो ढांचा जो मिला हुआ, जो बिगाड़ा हुआ ढांचा है, कानून व्यवस्था पर आइए शर्मा जी। कानून भ्रष्टाचार का इतना जो बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में बहुत मतलब जो समय लगा है, आज की स्थिति में जब मिला था और आज बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस समय जो होगा कानून व्यवस्था की, आप देखिए, आप मथुरा की अब निकाल के देख लीजिए। दंगों की लिस्ट बढ़ रही है शर्मा जी, दंगों की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। दंगे कौन व्यक्ति होगा कि जो अपने सरकार में दंगे कराएगा? दंगे कराने वाली पार्टियां जो आपके सामने हैं, जिन्होंने दंगे करवाए और उन बेचारे अल्पसंख्यकों की जो दुर्गति की, और लेकिन हमारी सरकार ने 2 दिन में काम। विवेक जी मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। जी गुरुदेव शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप दंगों पे बात न कीजिए, आपके दामन में बहुत दाग है, आप दंगों पे बात न कीजिएगा। आपके दामन में इतने दाग हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह ने गृह मंत्रालय को आंकड़ा भेजा, जिसमें 109 दंगे की बात खुद सरकार ने कबूली। आप दंगे के आरोप लगाते हो बीजेपी पे, भाई आप अपनी तरफ देखिए ना, आपने कितने दंगे कराए? हाई कोर्ट दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, फेयर लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि 100 का आंकड़ा पार हो गया, और शर्मा जी आपको दंगे नहीं दिख रहे के? मैं आपसे जो कह रहा हूं, वो एक जाति संघर्ष हुआ था, आपको बताएं। जिसको दंगे आप कह रहे हैं, वो एक जाति संघर्ष था, और उस जाति संघर्ष कोसी की बात कर, सरकार बनते ही कोसी में दंगे कैसे हो गए? किए किसने? ये तो देखे ना आप
आप उठा के जेल में बंद कीजिए। किया है बंद कर रहे हैं उनको, और बंद है। आप तो छोड़ रहे हैं, ब्लास्ट हो के जो आरोपी हैं जी, किसी को नहीं छोड़ा। दंगे के जो आरोपी हैं आप उनको छोड़ करके बाहर कर रहे हैं, और जब हाई कोर्ट दखल देता है तो आप हाथ खड़े कर देते हैं। क्या करें, हाई कोर्ट आ गया, वरना हम तो आपको छोड़ ही देते। क्या ऐसे आप सीट निकालेंगे? गलत कह रहे हैं आप चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी जाति का हो, बिना जाति भेदभाव के यदि उसमें अपराधी यदि मुसलमान रहे तो मुसलमान भी गए हैं, और हिंदू रहे तो हिंदू भी गए हैं। ये नहीं कह सकते आप कि किसी जाति विशेष के लिए कोई। विवेक जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं इसी सेम मुद्दे पर, बताइए। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अभी अपंग बच्चा मिला था। 2003 से लेकर के 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से लेकर के 2012 तक जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और 2012 से ये सत्ता में। ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। उस समय मुलायम सिंह जी सत्ता में थे तो मायावती जी ने कहा था कि मुलायम सिंह को कुर्सी से हटाओ, मैं इनको जेल में डालूंगी। और जब मायावती सत्ता में आ गई तो मायावती ने उनको जेल में नहीं डाला। फिर मुलायम सिंह ने दोबारा कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मायावती की जगह जेल में है। ये केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप भी उस समय नारा दिया था चढ़गुंडों, आप भी तो चौधरी जी आप भी तो वादा करते हैं ना मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर कितने सालों से अपने बन गया। राजेश चौधरी जी, आप मंदिर की बात न करें। मंदिर की बात बहुत दिन से सुन रहे हैं आप। हर बार कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप मंदिर की बात छोड़ दिया, विकास का मुद्दा बताइए। क्या कुछ आप विकास के लिए मथुरा में करेंगे? जी, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन समय शायद जनता को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि मुद्दा आपके हाथ से खत्म हो जाएगा। फिर आप वोट किस बात पर मांगे? देखो, आज वहाँ रामलला विराजमान है, मंदिर तो वहाँ है। मंदिर भव्य बनाना है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में आएगी तो निश्चित रूप से मंदिर भी बनाएंगे ना मंदिर। रामलला तो रह गए टाट में, लेकिन आप लोग पहुंच गए केंद्र में। कलंक का ढांचा था वो तो जनता ले गई ना उखाड़ के। ये एक बयान विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। कलंक का ढांचा था। रावत जी, क्या वो ढांचा वाकई में कुछ ऐसे ही शब्द आप भी इस्तेमाल करना चाहेंगे? जो भी ढांचा था उसे अपनी जगह पर रहना चाहिए था। जो उसे सरकार कोर्ट तय करती, जो कोर्ट फैसला करती, उसका सबको अनुपालन करना चाहिए था। ये कोर्ट के अधीन, आज भी कोर्ट जो फैसला किया है कोर्ट उसे सबको मानना है, और कोर्ट की बात को सब उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट की बात को आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाया है कि ये सारे दंगे हुए और इसमें प्रदेश सरकार की नाकामी रही और उनकी देखरेख में ये मतलब जो दंगे आज 136 जगह पर इस प्रदेश में इस 2 सालों के पीरियड में 136 पर दंगे हुए हैं। ये दंगों की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार, चलिए अगर मान लिया गया ठाकुर चंदन सिंह मथुरा से जीत गए, क्या कुछ आप ऐसा नया करने जा रहे हैं जो जयंत चौधरी जी ने नहीं किया था? बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें कीजिएगा, जमीनी हकीकत की, जो चीजें प्रैक्टिकल हो। सबसे पहले जमुना का जिस तरह से अवरल बहनी चाहिए वो अवरल बहेगी। हथनी कुंड से पानी जो बंद कर दिया गया उसको छुड़वाया जाएगा। और ये कृष्ण का वंशज नहीं, ये आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी एक प्रश्न सुन लीजिए। आप यमुना का पानी तभी छुड़वाएंगे जब आपका सांसद होगा। इसका मतलब यदि किसी कारणवश सांसद नहीं हो पाता है तो मथुरा के विकास को मेरी पूरी बात देखिए, यमुना की महत्ता कौन जानते थे? कृष्ण। और कृष्ण का वंशज ही इस यमुना को जो का शुद्धिकरण कर सकते हैं, और वो उसके वंशज भगवान हमारे जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी है, राष्ट्रीय। 2 साल में क्यों नहीं हुआ? कहाँ 2 साल में? आपको सरकार में आए सम्मिलित तो ये थे, हम लोगों ने तो उसका विरोध किया। हमने जो उनको समर्थन दिया था मुद्दों के आधार पर दिया। आपको ध्यान होगा जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में पेश हुआ था, पूरी पार्टियां जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, केवल एक अकेला मुलायम सिंह था जिसने ये जो प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को, उसको बिल को नहीं आने दिया। आपके खिलाफ तो सीबीआई जांच बैठ गई, मुलायम सिंह जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठ गई। अगर सब कुछ ठीक था तो जांच किस बात की हुई? सर जांच हो गई, क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल मिल गई। आपको ये पता होना चाहिए क्लीन चिट है। क्लीन चिट तो तब मिली ना जब आपने समर्थन दिया। जब आपने समर्थन दिया अगले दिन क्लीन चिट मिल गई। आप देखिए, पहला एक नेता ऐसा है समाजवादी पार्टी के, कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त नहीं है। आज तक किसी भ्रष्टाचार के में कोई जेल नहीं गया है, और बाकी के सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे येदियुरप्पा का मामला हो, चाहे वहां 3 अभी हवा खा के आए गुजरात के मंत्री। शर्मा जी, 5 सीबीआई जांच
क्लीन चिट, सीबीआई जांच होना अलग विषय है। अच्छा, सारी बातें हटा दी शर्मा जी, फ्यूचर की बात करते हैं, छोड़िए पास्ट को। आप तो शिक्षा मित्रों को ही जेल में डाल देंगे अगर वो आपको वोट नहीं देंगे। शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अगर वोट नहीं देंगे तो आप जेल में डाल देंगे। कौन, किसने कहा जेल में डालने के लिए? हम उनसे कहा कि आप देखिए, ये बोला राजेश जी के पास, विवेक में राजेश जी के पास आना चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों को जो धमकी देने वाली बात थी, आपने अपने कानून सुनी? मुलायम सिंह जी का कल ही टेलीविजन में बयान आ रहा था, शिक्षा मित्रों के कार्यक्रम में वो गए कि यदि आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये तो धमकी है या ठीक है, हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। जेल में डालने की बात नहीं कही, लेकिन धमकी दी गई। और दूसरा जो काम है सीबीआई वाला, मुलायम सिंह का खुद का अपना बयान है कि यदि मैंने जो है समर्थन वापस ले लिया केंद्र की सरकार से तो सीबीआई मेरे पीछे लगा रखी है, कांग्रेस ने मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में तो तभी डलते हैं ना, ये उनका बयान है। जी रावत जी बताइए। ये जो बात कह रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि मुलायम सिंह जी का ये अखबार में बयान छपा था, कांग्रेस कार्यकर्ता, उनकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने ये बंद कमरे में मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात का अपना स्वयं, आपने विधायक जी आप मौजूद थे, कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने बताया, मीडिया की खबरों में छपी, अखबार में छपी ये सारी बात है। जी विवेक मैं बता देना चाहूंगा, ये जो हमारे साथ 4 पैनलिस्ट हैं, विकास की अगर हम बात करें तो विकास पर बात काफी कम हो रही है, लेकिन सबको ये जरूर पता है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था और कितने साल किसने कहां राज किया था और क्या कुछ वहां पर कमियां रह गई थी। राजेश जी, सवाल आपसे है, हेमा जी पहले दिन मथुरा आई, धूप में निकली ही नहीं थी, नामांकन हुआ भी नहीं था, रोड शो शुरू भी नहीं हुए थे, हेमा जी की तो तबीयत खराब हो गई, वो आराम पर चली गई। अगर ऐसा हाल रहा तो मथुरा की जनता क्यों मान करके चले कि 5 साल हेमा जी जिस मुंबई से आती है, जिस चाक चौवन से आती है, वो मथुरा की उन गलियों में जाएंगी जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती। हेमा जी पहले दिन जब मथुरा आई, कोटवन बॉर्डर से लेकर के कोसी, नंदगांव, बरसाना होते हुए गोवर्धन आई, गोवर्धन के बाद मथुरा, उनका पूरे क्षेत्र में उनका राजेश जी, हेमा जी लग्जरी गाड़ी में, जनता सड़क पे और जनता धूप में, हेमा जी छाते में, ये क्या समानता है? हेमा जी अपनी खुली हुई गाड़ी में ऊपर खड़ी होके जनता, देखो इतनी भीड़ आती है जहां हेमा जी जाती हैं, वहां आप देखिए, आपने देखा होगा, मीडिया के बंदे हैं जाते हैं वहां पर, कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। उनकी गाड़ी क्या है? आप हेमा जी के लिए कोई गाड़ी तैयार करते हैं कि हेमा जी का रोड शो इस गाड़ी से निकलेगा, हेमा जी इस गाड़ी से जाएंगी, लेकिन सारी बातों को ठुकराते हुए हेमा जी अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही चलना पसंद करती है। क्या आप पर विश्वास नहीं है या वो असुरक्षा महसूस करती है? यदि असुरक्षा महसूस करती है तो क्या वो गाँव में जाएंगी? क्या जनता से सरोकार रहेगा? कैसे वोट मांग पाएंगे? जिस दिन नॉमिनेशन हुआ है उस दिन जुबली पार्क से लेकर के कचहरी तक खुले में, धूप में, छाते में। अब छाता तो अब बीमार हो जाए दवाई तो खाएगा ना आदमी। और आज भी वो लगभग 10 से 15 गांवों में जाकर के जनसंपर्क कर रही हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जी विवेक जी, बता देना चाहूंगा, हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हम उस दिन मौजूद थे। हेमा जी गाड़ी से आई, ऊपर छाता लगा हुआ था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए वो सड़कों पर आए, लोगों के साथ पैदल आए, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इस बात पर हम एक प्रतिक्रिया जानेंगे गुरुदेव शर्मा जी से, क्योंकि प्रतिक्रिया जानने वाली है। देखिए, हमारा प्रत्याशी पैदल चलने वाला है, हम समाजवादी पार्टी में साइकिल के ऊपर, साइकिल से पैदल हो गए? नहीं, साइकिल हमारी जो है, साइकिल पर हमने यात्राएं की हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा की, साइकिल के बूते हमने, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार को हमको बहुमत मिला है। गुरुदेव शर्मा जी, सवाल आपसे ही है, नामांकन होगा तो पैदल ही चलेंगे, अब हाथी पर सवार होकर तो नहीं जाएंगे? कौन हाथी पर कौन जाएंगे? नहीं, आपने कहा कि बहुत हम तो जनता से जुड़े, ये एक आम प्रतिक्रिया थी, आपको पैदल ही आना था, तो इतनी अपनी तारीफ क्यों? तारीफ में पैदल चलना है, पैदल जाने, जनता के बीच के आदमी, जनता के बीच में रहेंगे। अच्छा, चुनावों के बाद का चंदन सिंह, यही चंदन सिंह ऐसे भी रहते हैं? ऐसी नहीं, हमने नहीं देखा, हमने हमेशा उनको लग्जरी गाड़ी में देखा। कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है चंदन सिंह जी के पास। राजेश जी, सिकरवार जी, विवेक सिकरवार जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी देखिए, हेमा जी तो एक नजर दिखाने के करोड़ों रुपए लेती हैं, ये मथुरा के लिए क्या कम है कि वो करोड़ों रुपए, ये आरोप आपका है? जी, तो ये तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है
ये क्या काम है कि मथुरा में वो अपना प्रदर्शन मतलब अपने को दिखा रही हैं, वरना जमीनी नेता तो या मान लीजिए जयंत जी हैं और उनकी पत्नी चारू जी हैं, जो कि गांव-गांव जाके प्रचार कर रही हैं और प्रत्येक गांव में जा रही हैं, और इस धूप में भी दोपहरी में भी वो हर गांव पहुंच रही है जी हेमा जी को तो देखने के लिए, केवल लड़के देखने के लिए भीड़ लगती है, और जिधर भी चली जाए गाड़ी में खड़ी होकर जाएंगी और बाय बाय करती हुई चली जाएंगी, बस उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। आरोप आप पर आ रहा है पैनल से कि 5 साल आपके जयंत जी और उनकी पत्नी कितने गांव में गई, इसी तरह से जितना आज मिल रहे हैं, ये एनर्जी, ये शक्ति कितने दिन से थी, कितने गांव में आप गए, और क्या कुछ आपने वह किया जो आप आज कर रहे हैं? पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा, 8 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, जब भी आते थे, जब से कम 15-20 गांव में चौधरी साहब जाते रहे। 5 साल में एक महीना भी ऐसा नहीं गया जब चौधरी साहब की उपस्थिति मथुरा से आते थे, इनका सिर काट लिया गया। लेकिन ये चारों ही पार्टियां हमारे साथ मौजूद हैं, ये चारों तब गई जब मीडिया ने मुद्दे को उछाला, लेकिन अपनी तरफ से इन चारों पार्टियों में से कोई उस जगह पर नहीं पहुंचा। पहले प्रतिक्रिया लेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि से। आपको तो सैनिक का ही ख्याल नहीं, आपके मथुरा से जहां से आप विधायक हैं, सैनिक का सिर काट दिया गया, लेकिन आप वहां पर नहीं पहुंच पाए, क्या कारण रहे? कौन कहता है हम पहुंचे? हम तो पहुंचे, सब पहुंचे। कितने दिनों बाद? नहीं, उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनकी मुखाग्नि दी गई वहां पे, जब मतलब उनकी जब आई थी उसी दिन हम पहुंचे। उस दिन जाकर के हमने श्रद्धांजलि दी, और दूसरे उसके बाद में भी 4 दिन बाद गए हम जो है। विवेक जी, साफ तौर पर कहना है कि ये लोग वहां पहुंचे, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस बात को बिल्कुल जुटलाते हैं कि किस पार्टी का कौन सा प्रतिनिधि। रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बात आ रही थी कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपको बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा, और आपका प्रत्याशी तो 2 बार पहले ही हार चुका है। ऐसा है, ऐसे तो हार के बाद तो जीत है, हार के बाद में ही तो जीत है। तो मेरा आपसे यह है कि अगर हारा है तो आज वो जीतेगा, और वो ब्रजवासी है, ब्रज का लाल है। सारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, हेमा मालिनी और जयंत चौधरी जी बाहरी प्रत्याशी हैं, हमारा प्रत्याशी स्थानीय है, ब्रजवासी है, और जनता ने तय कर लिया है कि हमें अपने ब्रजवासी को वोट देना है, अपने स्थानीय को वोट देना है, जो हमारे बीच में रहेगा, हमारा काम करेगा, हमारे सुख दुख में सहभागिता करेगा, हमारे कष्ट पीड़ा वेदना में सहभागिता करेगा, वो प्रत्याशी हमारा योगेश द्विवेदी है, उसे हमें वोट देना है, उसे जिताना है। बाकी हेमा मालिनी जी जैसे जनता को बाय बाय कर रही है, ऐसे जनता उनको बाय बाय करके उनको बंबई भेज देगी। जयंत चौधरी जी को जहां से बागपत से दिल्ली से आए, उनका 5 साल देख लिया जनता ने, उनको भी बाय बाय करके उनके घर भेज देगी, और योगेश द्विवेदी आपका ब्रजवासी, ब्रज का लाल, यहां से सांसद बनेगा। रावत जी, जो नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत पाया उसको आप सांसद बनाए दे रहे हैं, क्या चुनावी आंकड़े रहेंगे, क्या जातिगत समीकरण रहेंगे? क्योंकि मथुरा में जातिगत समीकरण हमेशा ही हावी रहता है। हमारा पार्टी का जो बैंक वोट है, हमारी पार्टी का बैंक वोट है, वो चट्टान की तरह खड़ा है, और योगेश द्विवेदी और हमारी जाति का वोट है, वो चट्टान की तरह खड़ा है। बाकी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन जनहित है, सर्वजन सुखाय की पार्टी है, सबको काम किया है, सबका मान किया है, सबका सम्मान किया है, और जिस तरह से गोवर्धन की जनता ने, गोकुल की जनता ने सारे जातीय समीकरणों को तोड़ करके, सारी संकीर्णताओं की विचारधारा को और बेड़ियों को तोड़ करके हमें अपना आशीर्वाद 2007 और 2012 में दिया था, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी योगेश द्विवेदी को यहाँ की मथुरा की जनता ब्रजवासी को देने का काम करेगी। सिर्फ ब्रजवासी को जनता चाहती है, बाहरी को जनता यहाँ कतई नहीं चाहती। रावत, जब ये पालिका, एक सेकंड जी, जब ये नगर पालिका का चुनाव लड़े थे तब ये ब्रजवासी नहीं थे क्या? वो तो ब्रजवासी घर घर की बात है, जब घर घर में 4 आदमी लड़ते हैं तो घर में एक जीतता है, एक हारता है, और हार के बाद जीतता है, ये मेरी चुनौती है। तो विवेक जी, साफ तौर पर यहाँ सभी प्रतिनिधियों का कहना है कि सारे ही प्रतिनिधि यहाँ जीत रहे हैं। जो पानी आपके यहाँ जो गंगा का पानी, बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा, हम अपने प्रोग्राम को खत्म करने वाले हैं। सिकरवार जी, सारे मुद्दे तो क्लियर समाजवादी पार्टी करने वाली है, फिर आप मैदान में, आपके पास क्या मुद्दे बचे? देखिए, माननीय सांसद जयंत चौधरी ने अभी पिछले कार्यकाल में अपना बिल, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल तैयार किया था, उसी तरह से यमुना प्रदूषण का
यमुना शुद्धिकरण का भी बिल तैयार किया था और उसे केंद्र में पेश भी किया था, उसमें बहस हुई थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से वो बिल पास नहीं हो सका। परिस्थितियां क्या रही, परिस्थिति क्या रही? आपको भारत की जनता देख रही है, इससे ऊपर आपके लिए कौन है? आप भारत की जनता को बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या वो परिस्थितियां आ गई कि जाट आरक्षण का तो मुद्दा आपने लास्ट में उठा लिया, लेकिन जो काम करने वाले थे, जो काम हो सकते थे 5 सालों में, वो काम आप नहीं कर पाए और दोबारा आप मैदान में आ गए। हम आपको बताते रहे, यमुना उसका शुद्धिकरण का इतना बड़ा प्लान है कि एक तो वहीं से हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाए, दूसरा है उसके साइड को दोनों तरफ नाले बनाए जाए, जिससे कि ये जितने भी नाले हैं वो सब उसमें गिरे, यमुना में कोई ना जाए। तो उसके लिए पैसे की इतनी बड़ी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी थी, इसलिए वो बिल पास नहीं हो सका। अगले आने में अभी जब सांसद चुन के जाएंगे, उस बिल को फिर पेश किया जाएगा और उसे पास कराया जाएगा। दूसरी बात ये एक बता दूं मैं, मेन बात जो है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं इस समय राजेश चौधरी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके पास आएंगे कि क्या कुछ बीजेपी चुनाव जीतने के बाद, पहला बड़ा प्रश्न है कि हेमा जी रुकेंगी नहीं रुकेंगी, यहाँ तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके बाद अगर हेमा जी जीत जाती हैं, मोदी सरकार केंद्र में आ जाती है, तो मथुरा में जो आए विकास के लिए मथुरा एक कृष्ण नगरी चिंतित दिखती है। मथुरा में टूरिस्ट प्लेस घोषित नहीं किया जा रहा। जो जन्माष्टमी होली पर जो बाहर से शरणार्थी आते हैं, जिसके लिए मथुरा जाना जाता है, वो सड़कों पर सोता है। सुरक्षा का हाल आपको पता है, मंदिरों की सुरक्षा को में से अगर कृष्ण जन्मभूमि को हटा लें, तमाम बरसाने के मंदिर में भगदड़ मचती रही। ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। चौधरी जी, ये कैसे सुधरेंगे? क्या कुछ आप करें? देखिए, हेमा मालिनी जी यहाँ से सांसद बनती है और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से इस जिले को हम तीर्थ स्थल घोषित करेंगे। और हेमा जी ने आते ही घोषणा की, दूसरे दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी थे वहां पर, कि ब्रज के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, नंदगांव, बरसाना, बलदेव, महावन, जो जहां जिनकी पौराणिक अपना एक स्थान है, वहां पर मोनो रेल चलाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हेमा जी का यहाँ है। और यमुना प्रदूषण की जब तक बात करें, समाजवादी पार्टी के यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, लोकदल के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको रोका क्यों नहीं? रोका किसने? क्यों नहीं ये काम करते हैं उसके लिए? और मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूंगा, नर्मदा नदी की भी यही हालत थी। नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी को आज किस तरह से विकसित किया है, किस तरह से आपके सांसद राजेश जी, आपके सांसद मथुरा से चुने गए, आपकी केंद्र में भी सरकार रही, यमुना जी तब कितनी साफ बहती थी, ये आप बताइए दर्शक। देखिए, उस समय बहुत सारा काम यमुना के शुद्धिकरण के लिए हुआ। एसटीपी के जितने भी प्लांट हैं, उस समय अनंत कुमार जी यहाँ केंद्र में मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, उन्होंने यहाँ आए और पैसा दिया। जितने भी आज एसटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो चलते हैं, वो सब एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। और उसके बाद जैसे ही इन लोगों की सरकार आई है, तो उनको चलने के लिए डीजल भी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग? रावत जी, लास्ट के 2 मिनट में पंडित, 5 मिनट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप 5 मिनट लीजिए। लास्ट के कुछ क्षणों, बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी बात को समझिए, समय हमारे पास कम है, कि पंडित योगेश कुमार द्विवेदी मथुरा से क्यों जीत करके जाएंगे संसद? योगेश कुमार द्विवेदी जी यूं जीत के जाएंगे कि बाहरी सारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, और योगेश द्विवेदी हमारा ब्रजवासी है, और ब्रज की जनता ब्रजवासी को चाहती है, इसलिए योगेश द्विवेदी जीत करके जाएंगे। बाकी चंदन सिंह जी की बात तो जो उन्होंने स्वयं ये कहा था कि वो तो राशन कोटा के प्रत्याशी हैं, राशन कोटा वाले प्रत्याशी, उनका कोई मतलब नहीं, उनको आज जनता उनको किसी से मानती नहीं है। चलिए, आप चंदन सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, यहाँ से दल बदल करके राष्ट्रीय लोकदल में गए। राजेश जी, आप इस बात को मैं याद दिला रहा हूँ। एसपी सिंह बघेल जो फिरोजाबाद से प्रत्याशी हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में आए, अब वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो मेरा कहना यह, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी भी पैदा नहीं कर सकी, तो जिताने के दिन के मुंगेरी लाल के असली सपने हैं। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ 4 पैनलिस्ट जो कि मथुरा के चुनावी समीकरणों पर नजर रखते हुए और सभी लोग अपने प्रत्याशियों को जिताते हुए, लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कुछ समय बाद ही पता पड़ेगा। लोकसभा चुनाव